डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैनाल्स की कुछ जनरल टर्मोलॉजी और कैनाल्स के पार्ट के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैनाल्स के डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को डिज़ाइन करने से कैनाल की डिज़ाइन करने से पहले हम कैनाल्स के डिज़ाइन से जुड़ी कुछ बातों को जान लें, तो इससे हमें डिज़ाइन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे फुल्ली सप्लाई डिस्चार्ज, जब नहर जो है पूरी तरह से भर कर जाती है तो हम उस समय ऊपरी वाटर के ऊपरी लेवल को कहते हैं फुल्ली सप्लाई लेवल। वेटेड पैरामीटर जो है आपका होता है, मान लीजिए ये नहर होगी तो इस नहर में जो है जितना भाग पानी को टच करेगा ये आपका वेटेड पैरामीटर होगा, यानी कि पूरी सरफेस जो पानी के टच में रहेगा नहर का, वो हमारा वेटेड पैरामीटर हो जाएगा। भीगी पानी में आप जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी पर हमारी सिल्टिंग और इरोजन जैसी घटनाएं नहीं होती है ना। इस क्रिटिकल वेलोसिटी पर, उस वेलोसिटी पर जो है हमारे जब पानी नहर में आएगी तो न उसमें नहर में हमारी सिल्टिंग की कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही उस नहर में हमारी कोई जो है कटाव या फिर इरोजन की कोई प्रॉब्लम होगी। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, इसको निकालने के लिए हमारा फार्मूला m बराबर होता है v/v0, जहाँ पर v हमारा नॉर्मल वेलोसिटी और v0 हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है। हाइड्रोलिकल मीन डेप्थ निकालने के लिए r बराबर a/pw हमारा पैरामीटर है, वेटेड पैरामीटर है, और a हमारा हो जाएगा कैनाल का जो है एरिया हो जाएगा, पूरे कैनाल का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ कैनाल, इकोनॉमिकल सेक्शन जो हम नहर बना रहे हैं वो हमारी नहर जो है हमारे कम से कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी दे, उससे हम कहेंगे इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ कैनाल, जिससे हम उस कैनाल से कम लागत लगाकर बनाएं और उससे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। रेगोसिटी कोफिशिएंट जो है हमारे जो है उस नहर के रफनेस पर और उसकी फिजिकल कंडीशन पर निर्भर करता है। ये कोफिशिएंट, इसको जो है हम बहुत सारी कंडीशन पे निर्भर करता है, जिसे हम टेबल से देख करके इस कोफिशिएंट का मान रखते रहते हैं। रिजिम चैनल, क्रॉस सेक्शंस ऑफ कैनाल्स वेयर नो सिल्टिंग एंड नो इरोजन, रिजिम कैनाल्स वो कैनाल होती हैं, ये कैनाल्स का ही पार्ट है जहाँ पर जो है सिल्टिंग और इरोजन जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। सिल्ट फैक्टर की बात करें तो f बराबर हमारा 1.75/√dm लेते हैं, जहाँ dm बराबर हो जाएगा सिल्ट कण का औसत व्यास, एवरेज डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलें दोस्तों, तो कैनाल की डिज़ाइन अगर हम करने चलें, पहले नॉन एलुवियल सॉइल में अगर डिज़ाइन हम करें तो किसी भी कैनाल की डिज़ाइन करने के लिए हमें बहुत कुछ चीज़ों को निकालना पड़ता है। जैसे पहले हम डिस्चार्ज निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, इसके बाद उसका एरिया निकाल लेंगे। ऐसे कुछ चीज़ों को निकालने से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती है। तो पहले डिस्चार्ज निकालते हैं, तो डिस्चार्ज के लिए Q बराबर AV हम निकाल लेंगे, जहाँ A बराबर हमारा हो जाएगा नहर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और V बराबर वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी V बराबर हम निकालने के लिए C/√RS का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ हमारा C बराबर हो जाएगा C बराबर हमारा चेजी कोफिशिएंट हो जाएगा। इसे निकालने के लिए हम कई तरह के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कटर के फार्मूले का इस्तेमाल करें तो हमारा C बराबर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर हम जो है मैनिंग फार्मूले का इस्तेमाल करें तो हमारा C बराबर ये हो जाएगा, ये वाला हमारा C बराबर हो जाएगा। अगर बेजिन फार्मूले का इस्तेमाल करें तो C बराबर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जहाँ K बराबर हमारा रफनेस कोफिशिएंट हो जाएगा
रफनेस कोफिशिएंट को निकालने के लिए हम इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर मिट्टी के लिए रफनेस कोफिशिएंट हमारा 1.3 से 1.75 तक हो सकता है, लकड़ी के लिए 0.16 हो सकता है, डर्टी स्टोन के लिए हमारा 0.46 हो सकता है, स्मूथ स्टोन के लिए हमारा 0.06 हो सकता है। एलुवियल सॉइल में डिज़ाइन की बात करें तो ये एलुवियल सॉइल में हमारी सिल्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम कैनेडी थ्योरी का प्रयोग करते हैं। और कैनेडी थ्योरी के अनुसार अगर हम किसी नहर की डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम कुछ चीज़ों को निकालते हैं, जैसे डिस्चार्ज, रफनेस कोफिशिएंट और साइड स्लोप और क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, इन सब को निकालते हैं। और इस सब को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और इस फार्मूले में सबसे पहले हम जो है एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, इसके बाद जो है डिस्चार्ज निकालते हैं, इसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते हैं। और अगर डिज़ाइन स्टेप की बात करें तो हम सबसे पहले जो वाटर लेवल है नहर में हमारे मौजूद है उसकी फ्री सरफेस से एक गहराई ले लेते हैं। इसके बाद उस गहराई की सहायता से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। साइड स्लोप को हम 1/2 और 1 रेशियो मानते हुए जो एरिया निकालते हैं, और जो एरिया आया है उसमें डी और ए का मान रख देते हैं जो हम पहले निकाले हुए हैं। उस मान से जो है हमारा बी का मान आ जाता है, और बी और डी का जब मान आ जाता है तो हम अपना वेटेड पैरामीटर बी की परिमाप को निकाल लेते हैं। और फिर इसके बाद आर बराबर हम अपना निकाल लेते हैं, जो कि हमारा आर बराबर होता है A/PW। इसके बाद कटर इक्वेशन के द्वारा हम इसका जो है एक्चुअल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इतने स्टेप करने के बाद हमारा जो है डिज़ाइन कंप्लीट होता है। आगे अगर लेसी की सिल्ट थियरी की बात करें हम, तो लेसी की सिल्ट थियरी के अनुसार जो है जो उसमें हमारी एडीज उसके खुरदरेपन के कारण जनरेट होती हैं, वो पूरी वेटेड पैरामीटर में जनरेट होती हैं, और ये उस सिल्ट को सस्पेंशन में बनाए रखती हैं और उसे नीचे नहीं बैठने देती हैं। और जो हमारा नहर का वेलोसिटी है वो हाइड्रोलिकल मेन डेप्थ पर निर्भर करता है, ना कि उसके नहर के पानी में जो नहर में जो पानी मौजूद है उसके डेप्थ पर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने ये भी बताया कि जो अगर नहर में सिल्टिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रही है तो वो जो है सिल्ट नीचे बैठने लगती है। अगर जो है उसमें सिल्ट कम हो जा रही है तो सिल्ट जो है उस नहर को इरोज करने लगता है, उसे कटिंग करने लगता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर लेसी ने अपना अलग ही मतलब डिज़ाइन का एक थियोरी दिया, जिसे आगे हम पढ़ेंगे। लेसी थियोरी के अनुसार जो है हम डिज़ाइन अगर करें तो हमें जो 3 इक्वेशन को लेकर डिज़ाइन करना पड़ता है। पहले में हम वेलोसिटी निकालेंगे, दूसरे में एरिया, और तीसरे में जो है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल लेंगे हम। तो इस तीनों समीकरणों का प्रयोग करके आगे हम निकालें तो पहले जो हाइड्रोलिकल मेन डेप्थ निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वेटेड पैरामीटर निकालेंगे। इसके बाद उस पानी का प्रवाह वाला वेग है वो निकाल लेंगे हम, फिर साइड स्लोप निकाल लेंगे, और उसके बाद डिस्चार्ज निकाल लेंगे। इन सब फार्मूलों के माध्यम से हम लेसी थियरी के अनुसार इसकी डिज़ाइन करते हैं। आगे कैनाल की लाइनिंग की बात करें दोस्तों, तो लाइनिंग इसलिए कैनाल की जाती है ताकि पानी का उसमें ऑब्जॉर्प्शन और सीपेज काफ़ी कम हो और हमें अधिक से अधिक पानी हमें मिल सके। और लाइनिंग करने के लिए हम जो है नहर में या तो कंक्रीट की लाइनिंग कर देते हैं, उसके ठोस सतह मतलब ज़मीन में मिट्टी की नहर बनी होती है तो लगाना और लाइनिंग कहलाती है। इसे हम कंक्रीट की लाइनिंग लगा सकते हैं या फिर टाइल्स की लाइनिंग लगा सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार, अपने बजट के अनुसार हम लाइनिंग लगाते हैं। लाइनिंग की आवश्यकताओं की बात करें तो काफ़ी सारी हमारे जो है एडवांटेज हो जाता है लाइनिंग करने से। जैसे हम जो है सीपेज पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पानी जो है रीस कर ज़मीन में चला जाता है तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्चार्ज हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर लाइनिंग नहीं है तो काफ़ी सारी जो है रुकावटें नहर में होती हैं, जिससे पानी जो है हमें कम मिलता है। अगर हम उसकी लाइनिंग कर दें तो डिस्चार्ज हमें अधिक से अधिक मिलता है, क्योंकि सरफेस स्मूथ मिलता है हमें, और जो है डिस्चार्ज हमें अधिक से अधिक मिलता है। कमांड कंट्रोल मतलब वेलोसिटी अगर
जिस वेलोसिटी पर हम पानी को चाहते हैं उस वेलोसिटी पर हमें पानी मिल सकता है। इस तरह से हम उस पर कमांड पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद वाटर लॉगिंग जो है नहीं होती है हमारी। कहीं पर जल अगर नहर स्मूथ है तो नहर में वाटर लॉगिंग कहीं पर नहीं होती है, पानी निकलता हुआ चलता हुआ चला जाता है। ये सब जो है बातें होती हैं, नहर के लाइनिंग करने से हमें ये सब लाभ मिल सकते हैं। अगर कमियों की बात करें तो हमारा जो है इनिशियल कॉस्ट जो है काफ़ी अधिक होता है। इसके बाद अगर नहर को चौड़ाई को बढ़ाना है तो उसमें भी दिक्कत होती है और उसकी मरम्मत में भी काफ़ी जो है ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हमारी। और उसके लाइनिंग करने के बाद जो है हम उसके अगर नहर के चाहते हैं हम उसके बैंक पर अगर पेड़ लगाना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है लाइनिंग से अगर लाइनिंग नहीं रहती है तो नहर के जो है अगर हम साइड में पेड़ लगाते हैं तो सीपेज के थ्रू पेड़ों को पानी मिलता है, लाइनिंग कर देने से उन्हें पानी नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता। और ये है लाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइनिंग की आवश्यकताएँ हैं। इसमें जो है लाइनिंग की लागत को कम करनी होनी चाहिए। हाँ, अगर लाइनिंग की लागत कम होती तो ये एक अच्छी चीज़ है। और लाइनिंग की सतह चिकनी होनी चाहिए। लाइनिंग जो है वाटर टाइट होना चाहिए। और इसके अलावा लाइनिंग टिकाऊ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब तापी मतलब प्रसार, ताप के कारण प्रसार नहीं मतलब बहुत कम करना चाहिए, करता तो है ही। इसके अलावा अगर आप आगे बात करें दोस्तों तो टाइप्स ऑफ लाइनिंग के कई प्रकार के हमारे हो सकते हैं, जैसे कि हम चूना कंक्रीट का प्रयोग, सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आरसीसी का प्रयोग कर सकते हैं, सीमेंट मसाले का कर सकते हैं, पत्थर ब्लॉक का कर सकते हैं, ईंट या टाइल्स का कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक का कर सकते हैं, मिट्टी का कर सकते हैं, एस्फॉल्ट का कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट की कर सकते हैं और कोल टार या बिटुमिन का कर सकते हैं लाइनिंग। तो इतनी प्रकार की हमारी लाइनिंग होती हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।